सोचिए, आप पूरे दिन की थकान के बाद अपने घर लौटते हैं। दिमाग में बस यही तस्वीर है कि आपकी नन्ही बच्ची खिलखिलाकर आपका चेहरा देख रही होगी और माँ रसोई में चूल्हे पर कुछ पकाती हुई आपकी आवाज़ सुनकर मुस्कुरा रही होगी। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं, आपका सामना होता है एक डरावनी खामोशी और सन्नाटा से। फिर अचानक आंखों के सामने जो नज़ारा आता है वो इतना भयानक कि कोई भी हिल जाए। आपकी माँ फर्श पर पड़ी है, खून से सनी हुई। उनका गला बेरहमी से काटा गया है और उससे भी बड़ा सदमा ये कि आपकी नन्ही बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ऐसा भयानक सच जिसने पूरे अमेरिका की भारतीय कम्युनिटी को झकझोर दिया था। और इसी मामले में पहली बार किसी भारतीय नागरिक को अमेरिका की जमीन पर मौत की सजा सुनाई गई थी। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको आज के इस डरावने केस में पूरी तरह ले जाऊं, अगर आपको डिटेल में क्राइम स्टोरीज पसंद है जो फैक्ट्स और सस्पेंस के साथ बताई जाती हैं, तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सपोर्ट मुझे और ऐसे केसेस आपके लिए लाने में मदद करता है। अब चलते हैं साल 2007 में, जब ये कहानी सच में शुरू होती है। इस डरावनी घटना को समझने के लिए हमें 2007 में लौटना होगा। उस साल भारत के आंध्र प्रदेश से एक जवान जोड़ा वेंकटाकुंडा शिव प्रसाद वायस और उनकी पत्नी चेंचू लता पुनुरु अपने बड़े सपनों के साथ अपने देश को छोड़कर अमेरिका आए। जैसे कई दूसरे इमिग्रेंट्स करते हैं, वो अपने साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की उम्मीद लेकर गए थे। तरक्की, प्रोस्पेरिटी और एक सेफ और बेहतर जिंदगी की उम्मीद। वो पेंसिल्वेनिया में बस गए, जो अपने हिस्ट्री, शांत छोटे शहरों और बढ़ती हुई साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए जाना जाता है। पति और पत्नी दोनों स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे और जल्दी ही अपने नए घर में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया। जिंदगी ठीक चल रही थी। वो एक साधारण अपार्टमेंट में रहते थे जहां कई और इंडियन फैमिलीज भी रहती थीं। पड़ोसी अक्सर साथ में खाना खाते, कहानियां सुनाते और एक दूसरे की मदद करते, जिससे दूर इंडिया से आए लोगों को भी परिवार जैसा फील होता था। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब 2 जनवरी 2012 को उनकी पहली बेटी हुई। उसका नाम रखा गया साम्वी। उनके लिए साम्वी सिर्फ बेटी नहीं थी, वो उनकी मेहनत और सपनों की वजह थी। उसकी हंसी अपार्टमेंट में खुशी भर देती थी। दादा दादी जो भारत में थे बहुत खुश थे। वो अक्सर फोन पर बात करते और उस दिन का इंतजार करते जब वो अपनी पोती से मिलेंगे। वो सपना थोड़ी हद तक जुलाई 2012 में सच हुआ, जब साम्वी की दादी सत्यवती वेना विजिटर वीजा पर अमेरिका आई। चेंचू लता के लिए अपनी माँ का पास होना बहुत अच्छा था। सत्यवती घर पर पारंपरिक खाना बनाती, साम्वी का ध्यान रखती और काम के बीच अपने परिवार को सुकून और आराम देने का माहौल बनाती थी। अक्टूबर तक परिवार खुश और पूरा लग रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उनकी पूरी दुनिया ऐसे टूट जाएगी कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। यह मंडे 22 अक्टूबर 2012 की बात है। वायस परिवार के लिए दिन किसी आम दिन की तरह शुरू हुआ। वेंकटा और चेंचू लता काम के लिए घर से निकले और घर पर उनकी बेटी साम्वी और दादी सत्यवती थी। सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन जब शाम को वो घर लौटे तो जैसे ही उन्होंने अपार्टमेंट में कदम रखा, कुछ गलत महसूस हुआ। कमरा सुना सुना लग रहा था। न बच्ची की हंसी थी, न दादी की आवाज। हर जगह बस सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वो किचन पहुंचे, सामने डरावना मंजर था। सत्यवती जमीन पर पड़ी बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। उनकी साड़ी खून से भीगी और गले पर गहरा कटा जख्म था। वो घबरा गए। वेंकटा ने कांपती आवाज में फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। चेंचू लता अभी भी शौक में अपनी बेटी का नाम चिल्लाती हुई घर के हर कोने में दौड़ी। अपनी मां को खो देना और यह जानना कि उनकी बच्ची कहीं गायब है और शायद किसी कातिल के हाथों में, किसी के बस की बात नहीं। जब पुलिस घर पहुंची तो वहां का नजारा और भी अजीब और डरावना लग रहा था। एक टेबल पर रैंसम नोट रखा हुआ था जो सीधे वेंकटा को लिखा गया था और उसमें उसे शिवा कहा गया था। उसमें लिखा था कि उनकी बेटी अगवा कर ली गई है। अगर वो पुलिस को बताएंगे तो बच्ची को टुकड़ों में काट दिया जाएगा और अगर कोई चालाकी करेंगे तो उसके शरीर के टुकड़े घर में बिखेर दिया जाएगा। उन्होंने लिखा था कि वो हर पल उनकी निगरानी कर रहे हैं। नोट में $50,000 की मांग की गई थी और कहा गया कि चेंचू लता अकेले पैसे लेकर पास की किसी जगह पर जाए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिसने भी ये लिखा था उसने कपल के निकनेम्स तक जान लिए थे।
ये कोई अजनबी कैसे जान सकता था? और जब पुलिस ने और खोजबीन की तो अपार्टमेंट के अलग अलग कोने में 10 और रैंसम नोट्स भी मिले, जैसे अगवा करने वाला यह दिखाना चाहता हो कि उसकी धमकियों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्लान साफ था, माता पिता को डराना, उन पर दबाव बनाए रखना और उन्हें जल्दी से जल्दी पैसे देने पर मजबूर करना। उस रात अंडरकवर ऑफिसर्स चेंचू लता के साथ तय जगह पर पहुंचे। उनके पास नकदी से भरा एक बैग था। सब इंतजार करते रहे। मिनट घंटों में बदल गए। रात के 8 बजे निकल गए, फिर 9, फिर 10, लेकिन कोई अगवा करने वाला वहां नहीं आया। इधर सर्च टीमें पूरे इलाके में फैल गई। पड़ोसी भी जुड़ गए। किसी ने दरवाजे खटखटाए, किसी ने गराजेस चेक किए, तो कोई इधर उधर सांवी का कोई सुराग ढूंढने लगा। भारतीय समुदाय जो आपस में बहुत जुड़ी हुई थी, फौरन मदद के लिए आ गई। कोई खाना बनाकर लाया, कोई अगवा की खबर फैलाने में जुटा, तो पास की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स तक ने फ्लायर्स छपवाए। मदद करने वालों में एक नौजवान भी था, रघुनंदन यंदमुरी। वो भी भारतीय पड़ोसी था और काफी परेशान दिख रहा था। उसने सैकड़ों मिसिंग पोस्टर्स छपवाए, उन्हें बांटा और बच्ची के माता पिता के साथ खड़ा होकर उन्हें मदद दी। आसपास के हर व्यक्ति को वो एक सच्चा दोस्त और मददगार ही दिखाई दे रहा था, जो इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। घंटों का इंतजार अब दिनों में बदल गया और जांच और भी तेज हो गई। पुलिस ने अपनी तलाश का दायरा बढ़ाया। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और आस पड़ोस के घरों में जाकर दरवाजे खटखटाए। इंडियन कम्युनिटी के लोग खाना लाते। सर्च टीमें बनाकर जगह जगह तलाश की गई और दुखी माता पिता का साथ दिया गया। यह केस अब लोकल मीडिया की नजरों में आ चुका था। नन्ही सांवी की तस्वीर हर जगह दिखाई देने लगी। मामला गंभीर था। एक तरफ बच्ची का अपहरण और दूसरी तरफ दादी की बेरहमी से हत्या। इसलिए FBI भी इस जांच में शामिल हो गई। प्रशासन ने ऐलान किया कि जो भी सुराग देगा जिससे बच्ची मिल सके, उसे $50,000 का इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों के दिलों में अब भी यह उम्मीद थी कि सांवी कहीं जिंदा है और जल्द ही उसे बचा लिया जाएगा। इस दौरान एक शख्स लगातार सहारा बनकर सामने आता रहा, रघुनंदन यंदमुरी, जो उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाला एक युवा IT प्रोफेशनल था। वह हमेशा आसपास मौजूद रहता, मदद करने की पेशकश करता, मिसिंग पोस्टर्स डिजाइन करता और यहां तक कि खोजने के नए जगहों के सुझाव भी देता। बाहर से देखने वालों को लगता था जैसे वो पूरी कोशिशों की अगुवाई कर रहा हो, लेकिन जासूसों को शक होने लगा। फिरौती के नोट्स में कुछ ऐसी बात थी जो उन्हें खटक रही थी। अपहरणकर्ता ने बच्ची के माता पिता के पूरे नाम का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उनके पर्सनल निकनेम्स का इस्तेमाल किया था। वेंकट के लिए शिवा और चेंचू लता के लिए लता। ये बात अजीब थी। आखिर ये निकनेम्स कोई अनजाना शख्स कैसे जान सकता था? ये तो वही जान सकता था जो परिवार के करीब हो। जैसे ही जांचकर्ता सारे सुराग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अचानक 24 अक्टूबर 2012 को, यानी घटना के सिर्फ 2 दिन बाद, कंट्रोल रूम में एक फोन कॉल आई। कॉल करने वाला अपार्टमेंट जिम का स्टाफ था। उसने बताया कि चेक इन काउंटर के पास एक नीला डफल बैग बिना मालिक के पड़ा हुआ है। कोई उसे लेने नहीं आया था और वो काफी संदिग्ध लग रहा था। पुलिस फौरन वहां पहुंची और बैग को सावधानी से खोला। जो नजारा सामने आया उसने सबका खून जमा दिया। बैग के अंदर 10 महीने की मासूम सानवी की नन्ही लाश पड़ी थी। उसके साथ कुछ कपड़े और निजी सामान भी रखे हुए थे। मेडिकल एग्जामिनर ने बाद में कंफर्म किया कि मौत का कारण दम घुटना था। बैग में बंद होने के कारण मासूम बच्ची सांस तक नहीं ले पाई और तड़पते तड़पते उसकी जान चली गई। उस पल ने आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। वेंकटा और चेंचू लता के लिए, जो पहले ही सत्यवती की बेरहमी से हुई हत्या का गम झेल रहे थे, यह खबर असहनीय थी। सिर्फ 2 दिनों में उन्होंने अपनी मां और अपनी इकलौती बच्ची दोनों खो दिए थे। जांच करने वालों के लिए भी अब मामला और गंभीर हो गया था। अब यह सिर्फ फिरौती के लिए हुआ अपहरण नहीं रहा, यह दोहरी हत्या बन चुका था। कातिल को पकड़ने का दबाव और बढ़ गया था। फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग के CCTV फुटेज ने कहानी बदल दी। घंटों तक वीडियो को ध्यान से देखने के बाद पुलिस ने एक शख्स को देखा जो बिल्कुल वही नीला बैग लेकर जा रहा था जैसा बाद में जिम में मिला, और इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रघुनंदन यंदमुरी था, वही पड़ोसी जो अब तक परिवार के साथ खड़ा होकर मदद करने का दिखावा कर रहा था। जैसे ही डिटेक्टिव्स ने CCTV फुटेज में रघुनंदन यंदमुरी को नीले डफल बैग के साथ देखा, केस की तस्वीर साफ हो गई।
अब यह कोई रहस्य नहीं था। कातिल सबके सामने था और खुद को दोस्त बनकर पेश कर रहा था। पुलिस ने एक पल भी जाया नहीं किया। उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ के लिए ले आए। शुरू में रघुनंदन ने मासूम बनने की कोशिश की। उसने हर इल्जाम से इनकार कर दिया, कहा कि उसका अपहरण से कोई लेना देना नहीं और ना ही हत्याओं से। लेकिन डिटेक्टिव्स को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सर्वेलेंस फुटेज का एक एक फ्रेम दिखाया। उसमें साफ दिख रहा था वही शख्स, वही नीला बैग जिसमें बाद में बेबी सांवी की लाश मिली थी। सबूतों का बोझ बढ़ता गया और उसका शांत चेहरा धीरे धीरे टूटने लगा। कई घंटों की पूछताछ के बाद आखिरकार वो बिखर गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। और जो उसने बताया वो हर किसी की कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक था। रघुनंदन ने कबूल किया कि वो बुरी तरह जुए का आदी हो चुका था। कैसीनो उसका दूसरा घर बन गए थे। धीरे धीरे उसने जुए में अपनी सारी सेविंग्स उड़ा दी और गहरे कर्ज में डूब गया। उसकी पत्नी, जो उस समय प्रेग्नेंट थी, उसकी इस छुपी हुई जिंदगी से बिल्कुल अनजान थी। बाहर से वो एक सामान्य मेहनती आईटी प्रोफेशनल लगता था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था और आर्थिक बर्बादी से बेहद डरा हुआ था। इस घबराहट में उसने सोचा कि पैसे जल्दी पाने का सबसे आसान तरीका है उन्हीं से लेना जो उस पर भरोसा करते थे। तभी उसके मन में वेंकटा और चेंचू लता का ख्याल आया। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे, मिलनसार थे और हाल ही में उनके घर एक बच्ची आई थी। रघुनंदन ने उन्हें अपने लिए आसान शिकार समझ लिया। रघुनंदन का प्लान बहुत साफ था। वो सोच रहा था कि बेबी सांवी को अगवा करेगा, फिर उसके माँ बाप से फिरौती मांगेगा और साथ ही सत्यवती यानी दादी से सोने के गहने भी छीन लेगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस जल्दी से पैसे चाहिए। लेकिन 22 अक्टूबर की रात जैसे ही वो वायस फैमिली के अपार्टमेंट्स में दाखिल हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया। दरवाजा खोलने आई सत्यवती। वो उसे पहचानती थी क्योंकि वो भी तेलुगु बोलते थे और उसी सोसाइटी में रहते थे, इसलिए बिना शक किए उन्होंने उसे अंदर बुला लिया। मगर घर के अंदर आते ही उसका असली इरादा सामने आ गया। उसने चाकू निकाल लिया और पैसों और सोने के गहनों की मांग करने लगा। सत्यवती ने जब विरोध किया और सांवी को बचाने की कोशिश की तो वो घबरा गया। घबराहट में उसने उन पर हमला कर दिया और उनका गला काट डाला। दादी वहीं फौरन दम तोड़ बैठी। इस दौरान बच्ची जोर जोर से रोने लगी। डर के मारे रघुनंदन ने उसे कपड़े में लपेटकर एक बैग में ठूंस दिया। बच्ची की आवाज दबाने के लिए उसने बेरहमी से उसके मुंह में कपड़े का टुकड़ा भी ठूंस दिया ताकि किसी को उसकी रोने की आवाज न सुनाई दे। इतना ही नहीं, वो घर के अंदर अलग अलग जगहों पर कई रैंसम नोट्स छोड़ गया ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए और उसे भागने का समय मिल सके। इसके बाद वो बैग में बंद सांवी को लेकर वहां से निकल भागा। लेकिन जब वो सांवी को बैग में लेकर अपने अपार्टमेंट की ओर भाग रहा था, बच्ची फिर से रोने लगी। घबराहट में उसने बेरहमी से और ज्यादा कपड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया ताकि आवाज बाहर न जाए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी, या शायद उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बच्ची अब सांस ही नहीं ले पा रही थी। कुछ देर बाद जब उसने देखा तो सब खत्म हो चुका था। बेबी सांवी ने दम तोड़ दिया था। ये देखकर रघुनंदन और डर गया। अब रैंसम का प्लान बेकार हो गया था, क्योंकि बच्ची की मौत के बाद वो पैसे कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब बस सबूत मिटाना ही बचा है। उसी समय उसने वो नीला डफल बैग सोसाइटी के जिम में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो पुलिस और सीसीटीवी कैमरों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर बैठा। उसका कन्फेशन सुनकर इन्वेस्टिगेटर्स और पूरी कम्युनिटी हिल गई। जिस इंसान को फैमिली ने अपने घर का माना था, जिस पर भरोसा किया था, वही उनकी दुनिया उजाड़ गया। वेंकटा और चेंचू लता के लिए यह सच बर्दाश्त करना नामुमकिन था। जब रघुनंदन यंदमुरी का कन्फेशन सबके सामने आया तो अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत दोनों जगहों पर सनसनी फैल गई। सब हैरान थे कि अपने ही समाज से जुड़ा हुआ, पढ़ा लिखा और अच्छे आईटी जॉब करने वाला इंसान इतना भयानक अपराध कैसे कर सकता है। मामला जल्दी ही कोर्ट तक पहुंचा। प्रोसिक्यूटर्स ने साफ तस्वीर पेश की। एक ऐसा आदमी जो लालच और गैम्बलिंग एडिक्शन से बर्बाद हो चुका था। उसने न केवल 61 साल की दादी सत्यवती की हत्या की, बल्कि एक 10 महीने की मासूम बच्ची सांवी को भी दम घोंटकर मार डाला। इस अपराध की क्रूरता ने किसी भी तरह की रहम की गुंजाइश नहीं छोड़ी। कोर्ट में डिफेंस लॉयर्स ने यह दलील दी कि मौतें जानबूझकर नहीं हुई, ये सब एक हादसा था और रघुनंदन का मकसद किसी को मारना नहीं था। लेकिन सबूतों का बोझ बहुत भारी था। गले पर चाकू के निशान, अपहरण की चिट्ठियां
सीसीटीवी फुटेज और सबसे बड़ा उसका अपना कन्फेशन। इन सब के बाद जूरी के मन में कोई शक नहीं बचा। भारतीय और अमेरिकी दोनों ही समुदाय न्याय की मांग कर रहे थे। सामवी और सत्यवती की याद में कैंडल मार्च और विजिल्स रखे गए और लोकल अखबार हर सुनवाई को कवर कर रहे थे। ये केस सिर्फ अपनी क्रूरता की वजह से ही नहीं बल्कि इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि यह बहुत कम मामलों में से एक था जहां किसी भारतीय नागरिक को अमेरिका में डेथ पेनल्टी मिल रही थी। आखिरकार फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने रघुनंदन यंदमुरी को मौत की सजा दी। वो इतिहास में पहला भारतीय नागरिक बन गया जिसे अमेरिका में मौत की सजा मिला। अमेरिका में मौत की सजा का मतलब ये नहीं होता कि अपराधी को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वहां की कानूनी प्रक्रिया बेहद लंबी होती है। सालों तक अपीलें चलती रहती हैं, नए नए आवेदन दाखिल होते हैं और हर बार अदालत में बहस दोबारा शुरू हो जाती है। रघुनंदन के साथ भी यही हुआ। उसके वकीलों ने बार बार अपील की। वो कहते हैं कि मुकदमे में गड़बड़ी हुई है और सजा रद्द होनी चाहिए। नतीजा ये है कि 2014 में फांसी की सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी पेंसिल्वेनिया की जेल में फांसी की सजा का इंतजार में बैठा है, अपने मुकदमे का इंतजार करते हुए। मगर सबसे दुख की बात यह है कि साल दर साल चलती यह प्रक्रिया उनके दिल पर हर बार नया जख्म छोड़ देती है। हर बार जब केस दोबारा अदालत में उठता है तो उन्हें वही दर्दनाक यादें फिर से झेलनी पड़ती हैं। ऐसा लगता है जैसे इंसाफ अभी भी अधूरा है और उनका दर्द कभी खत्म ही नहीं होगा। वेंकटा और चेंचू लता के लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह सकती थी। वे अमेरिका आए थे सपनों और खुशियों की तलाश में, लेकिन किस्मत ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। एक माँ और उनकी इकलौती बेटी, वो भी ऐसे भयानक तरीके से जिसकी कल्पना तक कोई नहीं कर सकता। पड़ोसी बताते हैं कि इस हादसे के बाद यह जोड़ा पूरी तरह बदल गया। पहले ये लोग मिलनसार और खुले स्वभाव के थे, लेकिन दर्द और सदमे ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। ऐसा गम जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं, ऐसा जख्म जो शायद कभी भर ही नहीं सकता। पेंसिल्वेनिया की भारतीय कम्युनिटी भी इस घटना से गहरी चोट खा गई। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं था बल्कि भरोसे के साथ किया गया धोखा था। सबको यह याद दिलाने वाला कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उसी इंसान से आता है जो आपके बिल्कुल करीब खड़ा हो। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा या आप इस केस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।